नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। फाइनल ईयर के छात्रों को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। 6 जुलाई को यूजीसी ने एक नई गाइडलाइन जारी की कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाएंगी। अब छात्रों को इससे कई तरह की शिकायतें हैं, सवाल हैं। इन सवालों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी दलील दे रहे थे। यूजीसी ने भी अपना पक्ष रखा है, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 10 अगस्त तक के लिए टाल दी है। यानी अब लंबे समय के लिए फैसला नहीं हो सकेगा और परीक्षा की तारीखें 30 सितंबर तक पूरी कर ली जानी है। तो क्या ये माना जाए कि अब छात्रों को इस सुनवाई से कोई लाभ नहीं होने वाला है? क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा, कहा नहीं जा सकता कि 10 को ही आएगा, तब तक शायद हो सकता है कि इम्तहान की प्रक्रियाएं शुरू भी हो जाएं। आशीष भार्गव जो नियमित रूप से सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, आशीष, हम ये जानना चाहते हैं कि ये मामला कई दिनों से सुनवाई में चल रहा है, पिछले दिनों भी चला था। आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में जिसकी वजह से छात्रों में इतनी निराशा है? जी देखिए, आज यूजीसी ने एक एफिडेविट 2 दिन पहले फाइल किया था, कल 30 तारीख को फाइल किया था, और जो जवाब मांगा था इसमें बहुत सारे छात्र हैं, उनके अभिभावक हैं। 31 छात्रों की एक पिटीशन है, यश दुबे नाम के स्टूडेंट की एक पिटीशन है। इसके बाद युवा सेना जो महाराष्ट्र शिवसेना की है, उसके अध्यक्ष हैं आदित्य ठाकरे, जो विधायक भी हैं वहां पर, उनकी भी एक पिटीशन है। तो लगातार वो मांग कर रहे हैं कि कोरोना के जब इतना फैल रहा है तो ऐसे में आप पिछले सेमेस्टर के जो अंक हैं उनके आधार पर डिग्री क्यों नहीं दे देते, क्यों लेट करते हैं? बहुत सारे बच्चों को कहीं एडमिशन लेना है, कहीं आगे जॉब करनी है, तो ऐसे में जो इतना टाइम बीत जाएगा तो क्या फायदा होगा, ये लेकर वो पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है अपने स्वास्थ्य को लेकर के, कोरोना के टाइम में इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो यूजीसी ने जवाब दाखिल किया और कहा कि छात्रों को भविष्य को संवारने के लिए ये कदम उठाया गया है। सारे राज्यों से बात हो चुकी है। एक्सपर्ट की ये राय है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन ये जो है वो एग्जाम कराए जाएं। तो यहाँ पर आज इसकी सुनवाई थी। इसमें हालांकि छात्रों की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने इतना तक कहा कि कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा अगर ये परीक्षा रद्द करके उनको डिग्री दे दी जाए। उनको पुराने जो सेमेस्टर हैं, पिछले साल के या सेमेस्टर के हिसाब से, पिछले सेमेस्टर के हिसाब से जो अंक हैं वो औसत अंक दे दिए जाए और उनको डिग्री दे दी जाए, उनको आगे बढ़ने दिया जाए। बहुत सारे विदेशों में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, जगह जगह हैं, कोई जॉब करना चाहता है, ये तमाम तरह की बात हुई। लेकिन यूजीसी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल इसका विरोध कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये जो निर्णय है वो केंद्र की गाइडलाइन, एमएचए की गाइडलाइन को देखते हुए और ह्यूमन रिसोर्सेज जो गाइडलाइन है उसको देखते हुए ये फैसला किया गया है। इसमें बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि अभी प्लीडिंग कोर्ट में पूरी नहीं हुई थी, अभी हलफनामे और दाखिल होने हैं, इसलिए ये टल गई। लेकिन जब इंटरिम स्टे मांगा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे मना कर दिया कि वो कोई स्टे नहीं देगा, यानी अभी परीक्षाओं पे कोई रोक नहीं लगाएगा। तो हमें ये देखना होगा कि 1 महीना ये बीत गया है, अगस्त 10 हो जाएगी, उसके बाद फिर सुनवाई होगी, तो 30 सितंबर की जो तारीख है रवीश, वो बहुत नजदीक आ जाएगी। जी तो आपकी बात से कि कोर्ट ने इंटरिम स्टे भी नहीं दिया तो ये माना जाए कि छात्रों को कोई फायदा नहीं हुआ। हम आशीष समझना चाहते हैं कि बहस के दौरान छात्रों की दलीलों पर किस तरह से सुना गया, क्योंकि उनका कहना है कि बहुत से छात्र जो हैं सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी के आसपास नहीं हैं, बल्कि कई दूर दराज के इलाकों में चले गए हैं, घरों में चले गए हैं और वहां पर ऑनलाइन या इंटरनेट की वैसी कोई सुविधा नहीं है। ऑफलाइन की जहां तक बात है कि जब बहुत कम कोरोना के केस थे तब उनकी परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। अब कोरोना के केस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है कि रिकवरी रेट ज़्यादा है, लेकिन 35,000 लोगों की मौत भी हुई है। पता नहीं है कि किसका शरीर किस तरह से इस संक्रमण को झेलेगा, ये पता नहीं है। तो छात्र इस मानसिक रूप से परेशानी से गुजर रहे हैं। इस बहस को, इन दलीलों को, छात्रों की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट का बहस के दौरान क्या रुख रहा? जी देखिए, यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी लगातार कह रहे थे कि कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा अगर इस साल ऐसी कंडीशन में, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है, असाधारण कंडीशन है, महामारी है, तो इसमें आप पुराने अंकों के हिसाब से, पिछले साल के या पिछले सेमेस्टर के अंकों के हिसाब से आप मार्क्स दे दीजिए और छात्रों को उनकी डिग्री दे दीजिए ताकि वो आगे जा सकें।
तो यहाँ पर उनका ये भी कहना था कि 16 लाख से ऊपर केस हो चुके हैं कोरोना के देश में, और ऐसे में इस तरीके की अब परीक्षा नहीं करानी चाहिए। एक पीड़ित भी है इसमें, एक ऐसा भी छात्र आया सुप्रीम कोर्ट जो खुद कोरोना से पीड़ित है, कोरोना पॉजिटिव है वो भी मांग कर रहा है। वहां पर कहा गया कि कुछ छात्र पीड़ित हैं, कहीं पे उनके परिजन पीड़ित हैं, कई यूनिवर्सिटी कई कॉलेजों में ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, कई बच्चों के पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है छात्रों की। तो ऐसे में ये परीक्षा क्यों कराई जाएगी? ऐसे में भ्रम फैलेगा। अगर आप परीक्षा को जो छात्र अभी नहीं दे पाए उनको बाद में करने के लिए बोलेंगे तो और भ्रम फैलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कहा है कि वो स्टे नहीं देगा, और फिलहाल यूजीसी ऐसा कर सकता है, और इसमें छात्रों की भलाई लगती है कि जो छात्र अभी दे सकते हैं उनको दे देना चाहिए एग्जाम। जी इसी तरह से पिछले कुछ समय पहले जब मेडिकल के छात्रों ने पीजी के प्रवेश परीक्षाओं को लेकर अदालत से राहत मांगी थी और कहा था, तब तो बहुत ही खतरनाक स्तर पर था सब कुछ और तालाबंदी थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें अदालत से राहत नहीं मिली और मेडिकल के छात्रों को कोविड की ड्यूटी भी करनी पड़ी और जाकर अपनी परीक्षा भी देनी पड़ी। तो ये एक आप इसका उदाहरण देखकर जो फाइनल ईयर के छात्र हैं वो समझ सकते हैं कि परीक्षाओं पर तब कोर्ट का क्या रुख रहा, अब क्या होगा। इसलिए साथ साथ अपनी तैयारी भी करते रहें। अब तो जब होगा वो 10 तारीख को होगा। मीडिया के कवरेज से कोर्ट 10 तारीख की जगह 1 तारीख को नहीं सुनने वाला है। उसने 10 तारीख कह दिया तो 10 तारीख कह दिया। अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ कि दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते के लिए ट्रायल बेसिस पर साप्ताहिक बाजार खोलने का फैसला किया था, जिसे उपराज्यपाल ने ठुकरा दिया है। 24 मार्च के बाद से ही दिल्ली और आसपास के साप्ताहिक बाजार के लोग काफी परेशान थे। उनकी कमाई बंद हो गई थी। कई बाजार खुल गए, जिससे उन्हें उम्मीद हुई कि सरकार उनकी भी सुध लेगी, मगर उपराज्यपाल ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। यही नहीं, दिल्ली में होटल खोलने के फैसले पर भी रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल रिकवरी रेट को अपनी कामयाबी बता रहे हैं। दिल्ली में रिकवरी रेट 89% से अधिक हो गई है। साथ ही मृत्यु दर में भी भारी कमी आई है। ऐसा नहीं है कि इस महामारी से लोगों का मरना बंद हो गया है। हाँ, रिकवरी रेट की संख्या इतनी बड़ी है कि मरने वालों की संख्या अब बहुत छोटी लगने लगी है। लेकिन मौत को देखने का यह नजरिया क्या सही है, यह आपको तय करना है। दिल्ली में ही अभी तक इस महामारी से 3,963 लोग मर चुके हैं। 1,20,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस अब 10,705 ही रह गए हैं। दिल्ली ने ये सारी उपलब्धियां तालाबंदी खुलने के बाद के दौर में हासिल की हैं। तालाबंदी के समय तो स्थिति और भी खराब हो रही थी। अब दिल्ली में जहां RT-PCR टेस्ट बढ़कर 10,000 से अधिक हो गए थे, अब घटकर 5,629 पर आ गए हैं। तर्क दिया जा रहा है कि लक्षण की शिकायतें लेकर लोग कम आ रहे हैं। अस्पतालों में भी बेड खाली हैं और दिल्ली में 10 लाख से अधिक के टेस्ट हो चुके हैं। दिल्ली की ही बात आई तो हम आपको बता दें कि कोविड का यहां पर सबसे बड़ा केंद्र है LNJP, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, जो दिल्ली सरकार का अस्पताल है। यहां पर अव्यवस्था की खबरें भी आई थी। बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे ठीक भी किया गया है। लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यहाँ पर मृत्यु दर को भी बहुत घटाया है। दिन रात उन्होंने मेहनत की है और अनुभवी डॉक्टर तो है ही, ऐसे भी डॉक्टर हैं जो परीक्षा की तैयारी करने के साथ साथ कोविड वार्ड की ड्यूटी भी कर रहे थे। यानी दोहरी चुनौतियों का वो सामना कर रहे थे। आसान नहीं रहा होगा LNJP के इन डॉक्टरों के लिए इस लड़ाई से अपनी जिंदगी के लिए भी लड़ना और दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए भी लड़ना। ये रिपोर्ट देखिए। ये दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के एनेस्थेलॉजिस्टों की टीम है। ये दिल्ली में गंभीर कोविड बीमारों का सबसे अहम सरकारी अस्पताल है। इनमें से कुछ ने पीजी के अंतिम साल के इम्तिहान भी दिए हैं। ये लोग देर तक पढ़ाई करने के अलावा ICU में शिफ्ट ड्यूटी भी कर रहे हैं। इस मुश्किल समय में अपने और परिवार के ऊपर इन्होंने सेवा को तरजीह दी। My wife, who was fifth month of pregnancy when this corona disease started, so I had to really prepare myself on both professional and personal front, and I had to balance it out. Let's see, my wife's due date is on 7th August, so hopefully everything goes fine. She also
get through this with a healthy child, and so that's what we are expecting. The worst part of the illness is seen in an ICU, and the ICU residents are the ones who have been seeing this disease in its worst form. डॉक्टर के तौर पर मेडिकल संकटों से निपटने की ट्रेनिंग उनको है। जो नई चीज है वो कोरोना से पैदा हुई भावनात्मक चुनौती है। चूंकि कोरोना के मरीज बिल्कुल अकेले होते हैं, परिवार और दोस्तों से बिल्कुल कटे हुए, तो यही डॉक्टर हैं जो उनके साथ होते हैं। ये बिल्कुल मानसिक और जज्बाती तौर पर निचोड़ लेने वाला काम है। कभी कभी तो आई रिमेम्बर वन ऑफ द इंसिडेंट्स, मैंने एक पेशेंट को डिक्लेयर किया था एंड हिज सन टेक अप द कॉल, और मैंने जब डिक्लेयर किया कि दैट हिज फादर इज़ नो मोर, ही वॉज क्राइंग बैडली लाइक एनीथिंग, और फिर मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं फ़ोन रखूँ ना रखूँ, एंड आई एम लुकिंग एट द स्टाफ, माई सीनियर रेजिडेंट, सर अब क्या करूँ। ये डॉक्टर लगातार 2 हफ्ते बिना रुके काम करते हैं। टेस्ट से पहले वो 1 हफ्ते के लिए खुद को क्वारंटीन करते हैं। अगर टेस्ट निगेटिव आता है तभी वो अपने घर जाते हैं। क्वारंटीन के दौरान वीडियो गेम और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का सहारा रहता है। Usually I have my friends around the world. I have a friend in US, I have a friend living nearby. So we usually, whenever we get free and whenever we get time, we play PUBG for a lot of time, 2-3 hours, and I have seen a lot of web series. I have seen Dark. I've also seen Indian matchmaking. It's trending right nowadays. So I wanted to know what's going in it. Why it's so much hype in the YouTube. तो कोरोना के दौरान डॉक्टरों के सामने ये जो दोहरी चुनौती है, उसकी ओर कम लोगों का ध्यान है। नई दिल्ली से अरुण कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ये बहुत ही ज़रूरी रिपोर्ट है कि इन अनुभवों का भी दर्ज किया जाना बहुत आवश्यक है, हमारे लिए भी एक नागरिक के तौर पर और इन डॉक्टरों के लिए भी। वाकई इन्होंने पहाड़ जैसी चुनौतियां पार की हैं। ज़रूर चूँकि सरकारी डॉक्टर हैं तो बहुत सारी समस्याओं को नहीं बोल पाए होंगे, मगर हम समझते हैं कि उन्हीं चुनौतियों के बीच उन्होंने ये कर दिखाया है कि दिल्ली में बहुत जल्दी एलएनजेपी अस्पताल ने अपना भरोसा बनाया और बड़ी संख्या में लोगों का इस अस्पताल ने इलाज किया है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि अपनी कमियों को रहते हुए भी, उसे ठीक करते हुए भी एक तरह से पूरे हालात पर पकड़ बनाकर, और कितने नौजवान डॉक्टर हैं इन लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तो इनके लिए ताली बजाइएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल के लगभग 85% बिस्तर भर चुके हैं। सरकार निजी अस्पतालों में बेड बढ़ा रही है, लेकिन बड़ा सवाल डॉक्टर और अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों की संख्या और सुरक्षा का है। भोपाल में एक निजी अस्पताल ने कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक सस्ता और अनोखा तरीका निकाला है, एयर बबल। क्या है ये एयर बबल? अनुराग द्वारी बता रहे हैं। पूरी तरह से सील, पारदर्शी, स्पेस सूट की तरह हेलमेट। भोपाल के अस्पताल ने कोरोना संक्रमितों के इलाज में लगे कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित रखने के लिए ये एयर बबल बनाया है, ताकि इलाज के वक्त कोरोना डॉक्टरों पर हमला न करे। भोपाल में लगातार जो कोरोना मरीज हैं उनके लिए बिस्तर कम पड़ते जा रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 50 बिस्तरों का ये अस्पताल तैयार हुआ, और इसमें ये जो मास्क मैं पहने हुए हूँ, यहाँ डॉक्टर्स जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो पहनेंगे। अनुराग, जैसे हमको मालूम है कोविड सिर्फ एयर से फैलता है, और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है कि उनको वही एयर सूंघना पड़ती है या इनहेल करना पड़ती है जो कि कोविड एनवायरनमेंट से आती है। तो हमने डिसाइड किया कि यदि हम एयर कुछ दूरी से लाएं, जैसे इस अस्पताल में हम 200 फीट दूरी से एयर लेकर आ रहे हैं और वो एयर इन ट्यूब्स के थ्रू आपके इस हेलमेट में आ रही है, तो इस हेलमेट के जरिए आप जो एयर ले रहे हैं वो कोविड फ्री है। तो आप इस एयर के साथ आप घंटों बने रह सकते हैं बगैर किसी दुविधा के। ये एयर बबल अस्पताल से 200 फीट दूर बने इस कंप्रेसर से ताज़ी हवा लेंगे। डॉक्टरों को आने जाने में दिक्कत ना हो, इसलिए कुछ पोर्टेबल एयर बबल भी होंगे। भोपाल में कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों के लगभग 85% बिस्तर भर चुके हैं। सरकार निजी अस्पतालों में बेड बढ़ा रही है, लेकिन बड़ा सवाल डॉक्टर और अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों की संख्या और सुरक्षा का है। ऐसे उपायों से कोरोना योद्धा थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये पहन के पूरा दिक्कत तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे आप अपने आप को सेफ ज़्यादा महसूस कर रहे हैं? हाँ, इससे ज़्यादा सेफली महसूस कर रहे हैं। ओके, ये आपको आराम लग रहा है? हाँ, कंफर्टेबल है। डॉली और नीरज के अनुभव के विपरीत देश भर में कोविड-19 वार्डों में तैनात स्वास्थ्य कर्मचारियों ने
पीपीई किट में लंबे समय तक काम करते हुए घुटन, डिहाइड्रेशन की शिकायत की है। उम्मीद है इस एयर बबल से उन्हें राहत मिलेगी। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर कोरोना वॉरियर्स है, इनके लिए जो योद्धा हैं उनके लिए भी एक सुकून की बात ये रहेगी कि ये पहनकर वो ताज़ी हवा ले सकते हैं, जिससे उनके अंदर संक्रमण का खतरा ना हो। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। चूंकि अनुराग बाहर रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो अस्पताल को एक ऐसा ही एयर बबल हेलमेट अनुराग को दे देना चाहिए। वैसे एक ये ज़रूरी हस्तक्षेप है, डिज़ाइन है, वो इसलिए कि जब हम कोविड के शुरुआती दौर में प्राइम टाइम कर रहे थे तो कई देशों के डॉक्टरों से बात की और पता चला कि उन देशों के अस्पतालों में डॉक्टर बहुत कम संक्रमित हुए हैं जहां की आईसीयू में नेगेटिव प्रेशर है, यानी जो हवा को एग्जॉस्ट फैन के जरिए निकालकर कम दबाव बनाकर जो हवा बहुत तेजी से निकलती है और नई हवा आती है, वहां पर डॉक्टर कम संक्रमित हुए हैं। तो वैसे ही कई इस तरह के रिपोर्ट में भी बात आई कि अगर आपका दफ्तर बंद जगह में है और तो वहां खतरा बढ़ सकता है। अगर आप वहां पर शक्तिशाली एग्जॉस्ट फैन का इंतजाम कर दें तो हवा बहुत तेजी से निकलती रहेगी, तो आप सुरक्षित हो सकते हैं। तो उस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें तो अनुराग तिवारी की ये रिपोर्ट थोड़ी अहम लगती है और सस्ते में एक अच्छी पहल लगती है कि अस्पताल ने ये जरूर सोचा कि कम से कम अपने डॉक्टरों को बचाते हैं ताकि वो सुरक्षित रह के दूसरों को बचाएं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक में समय पर डॉक्टरों को सैलरी ना देने पर कड़ा रुख अपनाया है। डॉक्टरों के क्वारंटीन अवधि को छुट्टी के तौर पर माने जाने के मामले में केंद्र से सवाल किया कि क्वारंटीन की अवधि को छुट्टी में नहीं बदल सकते आप, और बदलकर आप सैलरी नहीं काट सकते। यह भी कहा कि सभी डॉक्टरों को समय पर सैलरी मिलनी चाहिए। ये कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं कि सैलरी समय पर नहीं मिल रही है, वजीफा भी नहीं मिल रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक ने केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है। कोर्ट कह रहा है कि आप इतने असहाय नहीं हैं, आप सरकार हैं, अगर सरकारों डॉक्टरों को सैलरी दिलाएं। ये हम जुलाई बीत गई है, अब ये हालत है कि डॉक्टर अपनी सैलरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ब्रेक से पहले हम बिहार में बाढ़ की स्थिति का एक रिपोर्ट देखेंगे। सवाल यही है कि विपक्ष के नेता बिहार में तेजस्वी यादव रिपोर्टिंग कर रहे हैं या बाढ़ पीड़ितों का जायजा ले रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं देखिए इस रिपोर्ट में। कुछ ना सर, रहने का कुछ ना सर, पूरा आस पास हर जगह जो है पानी जो है चारों ओर से जो है घेरे हुए हैं। लोग को दिक्कत खाने का, पीने का, रहने का। पॉलिथीन का पैसा कौन दिया है? ये पॉलिथीन हम खुद अपने से लिए हुए हैं। ये मेरा है, ये पशु जो है अपने पैसा से लिए हैं। हाँ सर, ये पशु जो है अभी भीग रहा है। तो सरकार खाना नहीं बना कर कोई खाता में पैसा भेजो है? किसी को कुछ नहीं। रुको जहाँ जाए। कोई अकाउंट की डिटेल्स मिले आपको? अकाउंट डिटेल्स मिले आपको? बिहार की पुलिस इस कार में
और आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। पूरे देश में राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर उत्साह बनता जा रहा है। यही नहीं, अमेरिका से भी खबर आई है कि टाइम्स स्क्वायर पर जो नियॉन लाइट से भी वहां पर इसका एक तरह से उसकी झलक दिखने को मिल रही है। दिल्ली में भी तैयारियां हो रही हैं कि एलईडी स्क्रीन लगा कर, वैसे लोगों के घर में दिल्ली में अपना टेलीविजन है भी, लेकिन जहां पर नहीं है वहां पर एलईडी स्क्रीन लगाएगी बीजेपी, ताकि लोग मंदिर के शिलान्यास के कार्यक्रम का साक्षात दर्शन कर सकें। कोरोना काल में जगह जगह राम मंदिर के बैनर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ऑफिस में मीडिया के भारी जमावड़े के बीच इस तरह की बड़ी एलईडी स्क्रीन पर भूमि पूजन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण चलेगा। यही नहीं, दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में इसकी तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि 5 अगस्त को दिवाली मनाई जाएगी। 5 अगस्त को दिल्ली अयोध्या में है, दिल्ली राम में होगी। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है सभी 70 विधानसभाओं पर हम एलईडी स्क्रीन लगाकर बड़े स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारी विधानसभा का चुनाव लड़े कार्यकर्ताओं के साथ हम इस ऐतिहासिक पल को देखेंगे, जो गौरव के पल। क्या कोरोना के इस दौर में ऐसा लाइव प्रसारण देखने के लिए लोगों को जुटाना उचित होगा? आम आदमी पार्टी की भी दबी सहमति है। दिल्ली सरकार के मंत्री इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी का वादा है कि कार्यक्रम में सामाजिक दूरी बनाई जाएगी। बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि टीवी पे तो दिखाएंगे ही, मतलब एलईडी स्क्रीन से ऐसा ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो। दिल्ली के अंदर अभी बड़ी मुश्किल से कोरोना थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है। ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी संख्या में लोग एलईडी स्क्रीन के पास इकट्ठे हो, क्योंकि अगर ये राजनीतिक पार्टी कर रही है तो वो फिर लोग इकट्ठा करने की कोशिश भी करेगी। तो मतलब तो वो टीवी पे तो लाइव सब कुछ हो गई, हर घर में टीवी है आजकल। आपदा के वक्त अगर कोई निकला है परेशानी में, संकट में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले हैं और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ निकले हैं। जो हमारी कोविड के नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते हुए निकले हैं और इस कार्यक्रम को भी हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करेंगे। ये घरों में भी कार्यकर्ता देखेंगे। हमने ज़्यादातर कार्यकर्ताओं से घरों में देखने की, दीपक जलाने की, झंडे लगाने की, मिठाइयाँ बांटने की अपील की है और वो स्वतः भी कर रहे हैं। लेकिन जो उत्साह है, उस उत्साह को देखते हुए हम ये कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करेंगे। पहले दंगों में घायल, फिर कोरोना से सहमी दिल्ली में ऐसी धूमधाम करके शायद बीजेपी अपने आलोचकों का मुंह बंद भी कराना चाहती है। राम मंदिर निर्माण का मुद्दा बीजेपी को हमेशा से ही राजनीतिक ताकत देता रहा है। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण काल में भी बीजेपी कोई डिजिटल कार्यक्रम न करके राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर अयोध्या जैसा माहौल बिहार से लेकर दिल्ली तक में बनाना चाहती है, ताकि आने वाले चुनावों में इसका सियासी फायदा वो उठा सके। दिल्ली से शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और कौन बोलेगा, सब राजनीतिक दलों ने यही लाइन ले ली है कि राम मंदिर का मामला है, सारे मुद्दे गायब हो गए हैं, तो गलत सही को लेकर अब बोलना भी नहीं है। जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर इतने आक्रामक सवाल पूछे गए, लेकिन अब मंदिर को लेकर इस तरह के सवालों पर कितनी मामूली और नरम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो वो जैसी व्यवस्था राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक आपने बनाई है, उसी का वो रूप है, इसमें हम लोगों को कुछ करना नहीं है। लेकिन बेंगलुरु से जो मूर्ति आ रही है, क्या वो मुख्य मूर्ति है? कोई आधिकारिक औपचारिक जवाब नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्नाटक से एक मूर्ति मंगाई है, प्रभु राम की और लव और कुश की। 3 मूर्तियां आ रही हैं, जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त रामा मूर्ति जी ने बनाई है। रामा मूर्ति इस मूर्तिकार का नाम भी है और अब पहचान भी। ये जाने जाते हैं मूर्तियों की बारीकियां तराशने और निखारने के लिए। भगवान राम की आदमकद मूर्ति उन्होंने इतनी शानदार बनाई कि उन्हें राष्ट्रीय अवार्ड मिला। आज वो बहुत खुश है, क्योंकि इन 4 मूर्तियों में से 3 फीट लंबी मूर्ति अयोध्या में राम मंदिर परिसर में स्थापित की जाएगी, जबकि भगवान राम
लव और कुश की 1.5 फीट वाली मूर्तियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की जाएगी। तब से मुझे एक सिंगल ड्रामा एक ब्यूटीफुल स्टाइल में करना बोल के मुझे बहुत क्या बोलता है वही ध्यान था, वैसा ही ध्यान में ड्राइंग करके क्रिएट किया हूँ। तो खुशी का ऐसा तो पर्टिकुलर है नहीं, वो दिल से आया वैसे ही क्रिएट किया हूँ। इन मूर्तियों में चोल वंश की हस्तशिल्प कला के अंदाज के साथ दक्षिण भारत की अन्य शिल्प कलाओं और संस्कृति का समावेश किया गया है। मैं जब ड्राइंग किया तब एक वो उसका क्या बोलता है एक गांभीर्य था। बाद में वो स्टाइल ऑफ वर्क इधर मैं तमिलनाडु का चोला स्टाइल का, इधर कर्नाटका का वैसला ऑर्नामेंटेशन, वैसा सभी इन्फ्लुएंस मतलब मैं कॉपी करके 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 सीखने का टाइम में क्या क्या आया था, कौन सा मुझे पसंद आया, वो सभी एक फिगर में लगा के प्लान करना बोल के ड्राइंग करके फिर एक बड़ा मूर्ति एक की सिंगल कोदंड राम, वो धनुष का राम बनाना बोल के खुशी में एक क्रिएट हुआ। वो कैसा क्रिएट हुआ मालूम नहीं, वो दिल से आया, बहुत खुश है। रामा मूर्ति को जिस मूर्ति के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया, भगवान राम की वो आदमकद मूर्ति अयोध्या के शोध संस्थान में रखी गई है। कंगेरी से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। मूर्ति लेकिन है कमाल की, बहुत खूबसूरत, जिसे निहाल की रिपोर्ट के जरिए आप तक पहुंची है। और कर्नाटक से ही एक वीडियो रिपोर्ट देखते जाइए ब्रेक से पहले कि 4 महीने हो गए तालाबंदी के, अब जुलाई भी खत्म हो गई। सामाजिक दूरी को लेकर हमने कितनी सामाजिक व्यवस्था बनाई है, उसका एक हश्र देख लीजिए। ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತದ ಇಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಮುಂದೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. पंजाब की ये खबर है, बड़ी खबर है कि यहाँ 20 से अधिक लोगों की मौत हुई है। 3 जिलों में पिछले 48 घंटों में जहरीली शराब पीने से मंगल सिंह, दलबीर सिंह, बलविंदर सिंह, कश्मीर सिंह, गुरप्रीत सिंह, काका सिंह, कृपाल सिंह, जसवंत सिंह, जोगा सिंह, बलदेव सिंह, बूटाराम, भिंडा, रिकू सिंह, काला, कालू, बिल्ला और जतिंदर, साहिब सिंह, हरबंस सिंह, सुखदेव सिंह और धर्म सिंह, ये वो नाम हैं जिनकी पिछले 48 घंटों में जहरीली शराब से मौत हो गई है अमृतसर, बटाला और तरनतारन जिले में। और ये पुलिस ने एक महिला बलविंदर कौर को भी गिरफ्तार किया है। हमारे साथ कुलवंत हैं फोन लाइन पर। कुलवंत, ये क्या मामला है पंजाब में जहरीली शराब का? अभी तो हमने सुना था कि ड्रग्स का जाल फैला हुआ है, जिस तरह से चुनावी वादे हुए थे, ड्रग्स के जाल पर उतना नियंत्रण नहीं पाया गया है। ये क्या मामला है ये जहरीली शराब का? क्या ये बहुत पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं कुलवंत? देखिए रवीश, मामला तो जो है वो पिछले काफी समय से इस तरह की जो घटनाएं रह के होती रही हैं, लेकिन इस बार जो ये घटना हुई है ये इसलिए खास है क्योंकि पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह, जब पंजाब में विधानसभा इलेक्शंस हुए थे 2017 में, तो उस वक्त जो है वो एक वादा लेके आए थे कि 4 हफ्ते में पंजाब में जो है वो नशा बिकना बंद करवा देंगे। नशा जो है वो उसी तरह चल रहा है। बेशक ये कई तरह के दावे किए जा रहे हैं कि नशा जो है वो उसको बंद कर दिया गया, उसकी कमर तोड़ दी गई है, लेकिन अब भी जो है वो
लॉकडाउन के दौरान जो है पता चला कि किस तरह से लोग जो है वो नशे की तड़प में किस तरह से जो लोग हैं वो बाहर निकल के आए हैं, और उन नशे के नशेड़ी जो हैं वो काफी तादाद उनकी बढ़ी है। अब जो है वो 29 तारीख को जो निकल के गई है, 29 तारीख बुधवार के दिन जो है वो कुछ लोगों ने मुछल गांव है अमृतसर का, और टांगरा गांव है, इन 2 गांवों के लोगों की ये घटनाएं जो सामने आई हैं, इनकी मौत हुई है। मैं आपको इसको अमेंडमेंट कर दूं, जो आपने अभी 20 लोगों की मौत बताया उसको बढ़कर 32 हो गए हैं। जो टोटल लोग हैं वो 32 हो गए हैं। इनमें जो है वो आंकड़ा तरन तारण में जो है वो 13 लोगों की मौत हुई है, अमृतसर में 11 और बटाला जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट है वहां का उनमें 8 लोगों की मौत हुई है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इनकी जुडिशियल जांच के भी आदेश दिए हैं। जो जलंधर के डिविजनल कमिश्नर और उनके एक्साइज के जो है ज्वाइंट कमिश्नर जो है वो उसमें जांच करेंगे, और संबंधित जिलों के यानी तरन तारण, अमृतसर रूरल और बटाला इनके जो एसएसपी हैं वो भी इनमें जो है वो जांच में सहयोग देंगे। अब देखिए जो मौतें हो रही हैं इस पे अगर गौर की जाए तो ये मौतें अभी निकले समय के दौरान, जब लॉकडाउन हुआ है तो लॉकडाउन के दौरान जो है वो इसमें पंजाब में कि पूरे देश में अगर बात की जाए तो आमदन के सोर्सेज जो है वो कम हुए हैं, आमदनी जो है बंद हो गई, लगभग बंद हो गई है, और पंजाब सरकार ने शराब के रेट हैं वो बढ़ा दिए हैं। अब जितने भी लोग ये मरे हैं वो गरीबी रेखा से नीचे मरे हैं। अब वो शराब पीने के आदी थे और सस्ती शराब जो वो खरीदने के लिए वो गए, तो गांव में ही अब आरोप ये है कि गांव में ही 30 लोग जो है वो नकली शराब, घरेलू शराब जो है वो निकाल रहे हैं, नाजायज शराब निकाल रहे हैं। तो उन लोगों के जो ये इस तरह से शराब निकालने को रोक नहीं लगा पाए, तो उसकी वजह से ये जो काम जो है बढ़ता चला गया। तो आप ये 32 मौतें जो अब तक हो चुकी हैं रवीश। बहुत बहुत शुक्रिया कुलवंत, आपने काफ़ी तरीके से बताया वहाँ की आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्थितियों का आपने एक जायज़ा लिया और हमें भी जानकारी दी कि क्या हो रहा है। 4 महीने में नशे और नकली शराब और ड्रग्स के कारोबार को बंद कर दिए जाने की बात थी। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह इसी वादे के साथ सत्ता में आए थे, लेकिन ऐसा किसी को होता हुआ ज़मीन पर ठोस रूप से नहीं दिख रहा है। भारत के राष्ट्रपति ने 9वीं क्लास के एक छात्र रियाज को रेसिंग साइकिल भेंट की है। राष्ट्रपति भवन से मुझे साइकिल मिली, मुझे बहुत खुशी है। मैं सर बहुत खुश नसीब हूँ जो मैं यहाँ तक पहुँचा। घर पूरा भरा हुआ है। देख तो रहे हैं वो छत पे थे, साधन नहीं है, न नाव का न पानी का, को इसलिए जा रहे हैं। नाव जो है निजी नाव है? निजी नहीं है, ये दूसरे किराए के है। किराए का है जी। इसी तरीका से जो है कि ये कभी खाते हैं, कभी ऐसे रह जाते हैं, न कोई देखने आया है, न कोई कुछ कहने आया है। बच्चा सब के बांध पर सब पन्नी टांग करके रखे हुए हैं, अभी तक पन्नी तक नहीं मिल पाया। नहीं नैया के साधन, न कोई चीज का साधन नहीं है। थम के केरा के कहीं बेड़ा बना है, देखिए। अंदर जाने के लिए बना रहे हैं? हाँ, अंदर जाने के लिए बना रहा है।
सब सामान तो फंस गया वहाँ पर। खाना पीना कैसे हो रहा है? खाना पीना कहाँ यहाँ है अभी? ना पानी की व्यवस्था ना कुछ, ना कॉल की व्यवस्था नहीं है। आज प्रेमचंद होते तो इस रिपोर्ट को कैसे लिखते? वो होते तो 140 साल के हो गए होते। लोगों की ये उम्र नहीं होती है, रचनाओं की होती है, विचारों की होती है। इसलिए प्रेमचंद अपनी रचनाओं में, अपने विचारों में जिंदा हैं। लेकिन किस तरह? आप याद कीजिए, पंच परमेश्वर, एक बूढ़ी खाला बोलती है, बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं बोलोगे बेटा। ये बात अलगू चौधरी को समझ में आ गई थी। आज के पंच समझते नहीं है वैसे, वो बिगाड़ के डर से ईमान भूल गए हैं, कुछ पाने की चाहत में इंसाफ खोने लगे हैं। हरिशंकर परसाई ने एक लेख लिखा था, प्रेमचंद के फटे जूते। वो कहते हैं कि चलते चलते जूते घिसते हैं, फटते नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे जूते कैसे फट गए? शायद तुम किसी चीज को ठोकर मारते रहे हो। ऐसे ठोकर मारने वाले जूते पहनने वाले लोग भी नहीं हैं। अब हर तरफ चमचमाते जूते हैं। लेकिन प्रेमचंद को याद रखना जरूरी है, उनके गांव लम्ही में लोग अब भी इकट्ठा होते हैं, उनके किरदारों को खोजते हैं। अजय सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। कथाकार मुंशी प्रेमचंद के गांव के द्वार पर बैठे उनके इन पात्रों के आसपास वो चहल पहल नहीं जो हर जयंती पर होती है, जब मुंशी जी के चाहने वाले यहाँ आते हैं और इसी बहाने उस महान साहित्यकार को याद करते हैं। लेकिन इस साल प्रेमचंद जयंती भी कोरोना की वजह से सूनी सूनी रही। पिछले वर्ष तो बहुत अच्छा मनाया गया था, रामलीला मैदान पे इतनी भीड़ होती थी, वहाँ नाटक होता था। लेकिन इस बार जो कि शुरू से ही, पहले 4 दिन पहले से यहाँ टेंट लगता था, गांव वाले सब जा रहे थे। इस बार शुरू से ही था कि इस बार कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए गांव के लोग आए नहीं। बड़ी मायूसी है उन लोगों के बीच। मुंशी जी के पुश्तैनी घर, उनके पुस्तकालय, उनकी सभा स्थली, सभी जगह एक खामोशी सी रही। हर साल जिस मूर्ति के सामने सैकड़ों लोग जमा होते थे, वहाँ कुछ लोगों ने केक काटकर रस्म अदायगी की। प्रेमचंद जैसे महान शख्सियत के लिए कोरोना काल के जैसे डिस्टेंस बना करके रहना है, मास्क लगा कर रहना है, इतनी सावधानी उसमें बरतनी है, ऊपर से प्रशासन से भी है, तो उसको जो है कि देखते हुए जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से जो है कि नहीं। पर मायूसी तो है कि पता नहीं ये कोरोना कब जाएगा, हम लोग कब जो है प्रेमचंद की जयंती उत्साह से मनाएंगे। कोरोना की वजह से मुंशी जी के गाँव में जलसा भले ही न हुआ हो, लेकिन वर्चुअल दुनिया में लोगों ने मुंशी जी को खूब याद किया। ये बलिया के मनियर गांव का एक छोटा सा पुस्तकालय है, जहां वेबिनार के जरिए देश में बिखरे लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनको याद किया। हम प्रेमचंद जी को वर्चुअल रूप में याद कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम साहित्य सदन पुस्तकालय के लोग हर साल पुस्तकालय पर ही उनकी जयंती मनाया करते थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते हम प्रेमचंद जी को वर्चुअल वेबिनार के तहत याद कर रहे हैं। कोरोना की वजह से मुंशी प्रेमचंद के गांव लम्ही में जलसा भले ही न मना हो, लेकिन उनके चाहने वालों के दिलों में जलसा तो खूब मना। ये अलग बात है कि उसके मनाने का तरीका ज़रूर बदल गया। वाराणसी के लम्ही गांव से अनुज के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। हमारे हिंदी के शानदार लेखकों में से एक हैं प्रेमचंद। आज भी उन्हें पढ़ने वाले, उनकी बातों को लिखने वाले, सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद को कूड़ा बताने वाले उनकी जो रचनाएं हैं, उन्होंने जिस तरह से खुलकर लिखा है, आजकल आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन देश की बात में कह सकते हैं। तो आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।